स्टोरियाँ वो काफ़ी सुनाते हैं, मोस्टली झूठ पर मबनी, उनको वो अपने अंदाज में घड़ के सुनाते हैं। तो अब बात आ गई वली अल्लाह और उसके मौजे। तो जनाब वाला वली अल्लाह इस्तिकामत से अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने वाला एक शख्स इस मुल्क में मौजूद है, जिसने जिस फील्ड में भी वो गया वो उसके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा। उसने क्रिकेट में गया तो वर्ल्ड कप जीता, जो किसी भी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने क्रिकेट कैरियर में उसका मुल्क वर्ल्ड कप जीते। तो उसने वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए। गो के सारी टीम की एफर्ट्स थी, बल्कि ज़्यादा टीम की ही एफर्ट्स थी, लेकिन वो भी उस टीम में शामिल था। तो ये तो अपेक्स पॉइंट हो गया ना। जब वर्ल्ड कप जीता वो उसी टीम का कप्तान था। जिस टीम का वो कप्तान था वो टीम मुख्तलिफ मुल्कों को उनके मुल्कों में जाके मैचेस हरा चुकी थी। उसी के दौर में कैप्टेंसी में पाकिस्तान मुतअद्दिद दफ़ा शारजा कप जीत चुका था। तो ये उसका क्रिकेटिंग कैरियर था। बतौर बॉलर वो अपने आप को मनवा चुका था, उसकी विकेटें आपके सामने रिकॉर्ड में मौजूद हैं। बतौर बैट्समैन वो ख़ुद को मनवा चुका था, सेंचुरीज उसकी मौजूद हैं। बतौर ऑलराउंडर वो ख़ुद को मनवा चुका था कि दुनिया के चंद जो क्रिकेट के बेहतरीन फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स थे वो उनमें से था। करिश्मेटिक शख्सियत भी वो था। तो ये हो गया उसका क्रिकेटिंग कैरियर। उसके बाद आते हैं उसका फिलैंथ्रोपी वर्क, जो उसने भलाई के काम किए, नेकी के काम किए। तो उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जिसके बारे में सबकी राय थी ये नहीं बनेगा, उसने बना के दिखाया। वहाँ पे भी वो कामयाब हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन हॉस्पिटल बना दिए। उसने पाकिस्तान के एक रिमोट इदारे में यूनिवर्सिटी बनाने का सोचा और यूनिवर्सिटी बना दी। तलबा और तलबात वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। 3 काम हो गए जी। फिर वो सियासत में आया। सियासत के भी अपेक्स पॉइंट ये होता है कि कोई सियासत की फील्ड में आए और वो फाइनली किसी मुल्क का सरबराह बन जाए। तो इस मुल्क का सरबराह भी वो बन चुका, वहाँ पे भी वो पीक पे पहुँचा। फिर आ गई अवामी मकबूलियत। हम इस वक्त इस बात पे बहस नहीं करेंगे कि 2018 में किसने उसको जितवाया या कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, लेकिन आज की तारीख में वो एक मकबूल अवामी लीडर भी है। अब आइए, वो जो उसकी इस्तकामत है, वो नमाज भी पढ़ता है, तस्बीह भी करता है और दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होके नामूसे रिसालत पे भी वो बात कर चुका है। खत्म नबूवत का भी वो दिलदादा है। नसाब में भी वो तब्दीलियां कर चुका है। अपने 3.5 साल दौर में जो अच्छे काम वो कर सकता था वो भी उसने किए, जो नहीं किए उस पर बाद में बहस करेंगे। फिर आते हैं जब उससे हुकूमत चली गई, जब उसके हाथों से हुकूमत छीन ली गई, तो उस छीनने वाले अमल के जो हमें पता चला अखबारात से और टीवी चैनल से, 2-3 किरदार थे जो उसे हटाना चाहते थे। उसमें से सबसे बड़ा किरदार अमेरिका था, जिसने इस पूरी मुहिम को फंड किया। उसने उसके साथ भी टक्कर ली। जो उसको पिछाड़ना चाहते थे, गिराना चाहते थे, दबाना चाहते थे, खामोश करवाना चाहते थे। और अमेरिका एक सुपर पावर है इस वक्त की दुनियावी लिहाज से। पैसा उनके पास वाफर, उन्होंने वो वाफर पैसा बहाया और हमने अवाम ने देखा कि किस तरह लोग फिर उसके खिलाफ हुए। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन सोचिए, और इंजीनियर साहब आप भी, कि मौजज़ा इसे कहते हैं कि उसके बारे में सब ने कहा कि ये पैसा अलीम खान और जहांगीर तरीन का इस्तेमाल करता है, वो उसके ATM हैं। अगर ये नहीं होंगे पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी चली। सब ने कहा वो इक़्तिदार से जाएगा और उसके बाद मुल्क से जाएगा, वो मुल्क से नहीं गया। सब ने कहा वो नशा करता है, उसके मुखालफों ने भी कहा ज़िंदगी में हमने उसे नशा करते नहीं देखा। और अब की दफ़ा तो ये एक कवि सबका एक जो हम सब का एक परसेप्शन बना दिया गया था खान साहब के बारे में कि वो नशा करते हैं, मुनशे करते हैं, बल्कि तो जेल में तो नहीं रह सकेंगे। तो इतनी हुकूमत, मुखालिफ हुकूमत की निगरानी में नशा तो नहीं उनको मिलता होगा, और जेल में भी वो कैद हैं। तो कहा जाता था वो 2 दिन नहीं निकाल पाएगा।
تو खान साहब ने 6 महीने निकाल दिए और अभी भी बैठे हैं और खुशबाश बैठे हैं। अपने पूरे इस कैद के दौर में उन्होंने एक दिन भी हस्पताल नहीं मांगा, डॉक्टर नहीं मांगा, और भी सहूलियात जो उस लेवल के बंदे के लिए मिलनी चाहिए थे वो नहीं, जो जायज़ सहूलियात उसको मिल रही हैं वो मिल रही हैं। मुकदमे उसके ऊपर झूठे हैं, उसके ऊपर कोई करप्शन के मुकदमात, और उसके बदतरीन मुखालिफ भी कहते हैं कि करप्ट तो वो नहीं है। हाँ, जहाँ फिर मफादात आ जाते हैं तो फिर झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगते हैं और वो उस पर लगे हुए हैं, लेकिन दिल से सब ये मानते हैं कि वो करप्ट तो नहीं है। सब कह चुके हैं, उसके बदतरीन नाकद भी कहते हैं कि करप्ट तो वो नहीं था। मेरिट का ये आलम था कि कप्तान बनते ही उसका अपना कज़न, अपना हीरो मेरिट पे पूरा नहीं उतरता था, उसने उसको कंसिडर नहीं किया। मेरिट पी की खिलाफ वर्जी पे कहीं जहांगीर खान भी उसे जहांगीर होना पड़ा। मेरिट की ऊपर ही उसे अलीम खान जैसे लोग खोने पड़े, वहाँ पे भी उसने लिहाज नहीं किया। अगर वो चाहता तो हुकूमत और भी किसी तरीके से बचा सकता था, लेकिन वो लड़ा उनके साथ और लड़ के बहरहाल वो हुकूमत हार बैठा। इंजीनियर साहब मौजज़ा ऐसे कहते हैं कि वो बंदा जेल में बैठा है और इलेक्शन जीत गया। तमाम सियासी पार्टियां उसके खिलाफ थीं। 16 महीने इस अवाम ने जिस तरह उन 17 पार्टीज़ के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली वो भी आपके सामने है। इसको मौजज़ा कहते हैं। उसकी सियासी पार्टी से उसका निशान छीन लिया गया। उसके हमायत याफ्ता लोग मुख्तलिफ निशानात के ऊपर इलेक्शन जीत के आ चुके हैं। इसे मौजज़ा कहते हैं। उसने पूरे इलेक्शन में एक भी तकरीर नहीं की, एक भी जलसा नहीं किया। उसका ज़ुबान बंद कर दी गई, तस्वीर बंद कर दी गई, लेकिन वो इलेक्शन जीत गया। और आप कहते हैं हम उसे मजहबी पेशवा मत बनाएं। उससे अच्छा मजहबी पेशवा कहाँ मिलेगा आपको? मौजज़ा इसे कहते हैं। मौजज़ा इसे कहते हैं इंजीनियर साहब के जो लोग उसके करीब तरीन थे और उसको अजीज़ तरीन थे, वो सारे के सारे एक एक करके उसे छोड़ गए, लेकिन वो बंदा अपने हक के ऊपर खड़ा हुआ है, हक के साथ खड़ा हुआ है, भागा नहीं। और इसे ही मौजज़ा कहते हैं। वो लोग जिनको उसकी ताकत समझा जाता था, वो लोग भी चले गए, पार्टी भी चली गई, निशान भी चला गया, खुद भी वो जेल में चला गया, लोग भी चले गए। इसके बावजूद उसके लोग इलेक्शन जीत गए। इसको भी मौजज़ा कहते हैं इंजीनियर साहब। मौजे बाबे हवा में उड़ते हैं, नहीं उड़ते, या वो गायब होते हैं, नहीं होते, या वो मदीना दिखाते हैं, नहीं दिखाते, इसकी बहस को बाद में रखेंगे। लेकिन ये देखिए मौजज़ा आपके सामने, और आप हर दूसरे दिन मजबूर होते हैं उसके बारे में अपना बयान बदलने के लिए। इसको मौजज़ा कहते हैं। आपको एक वीडियो में आप उसके खिलाफ बातें करते हैं, अगली वीडियो में उसे हीरो करार देते हैं, उससे अगली वीडियो में, क्योंकि आपसे अपने अलावा और कोई बर्दाश्त नहीं होता, आप तो मुंह से कहते हैं कि आपने फलां को भी शिकस्त दे दी, अहमद रज़ा बरेलवी को भी शिकस्त दे दी, सुन्नियों को भी शिकस्त आप दे चुके हैं कमरे में बैठ के, ताहिरुल कादरी साहब की भी आप तस्दीक कर चुके हैं, आप मौलाना इसहाक साहब को भी दुरुस्त कर चुके हैं, आप लियास कादरी साहब के भी खिलाफ हैं, आप अहले तशी को भी रगड़ा दे चुके हैं, आप सुन्नियों को भी दे चुके हैं, बरेलवियों को, हनफियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को, वाबियों को, यानी आपने दीन से जुड़ा हुआ कोई एक बंदा नहीं जिसके बारे में आप कोई अच्छी राय रखते हो। अच्छी राय से मुराद ये कि आप एक वीडियो में फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम गामदी साहब, और गामदी साहब की भी फिर जो आपने लत्ते लिए हुए हैं वो भी वीडियोस में मौजूद हैं। तो मतलब ये है कि अब इसकी तोजी खुदारा ये मत कीजिएगा कि जिसका जो अच्छा है मैं वो मान लेता हूँ और जो नहीं है वो नहीं। तो इस हिसाब से तो आपका सब कुछ बुरा है, फिर आपका अच्छा कौन सा माना जाए, और आपको ही अच्छा क्यों माना जाए, आपकी बात को क्यों दुरुस्त तस्लीम किया जाए। तो मेरी आज की वीडियो का बेसिक मकसद इंजीनियर साहब को ये बताना था कि एक शख्स जो जेल में बैठा है, अब उसके मुखालिफिन, मौजज़ा देखिए, उसके मुखालिफिन आ के कह रहे हैं कि हाँ ये जीता है, हम हारे हैं, हमें गलत जितवाया गया है, असल में ये जीता है। उसके मुखालिफिन आके कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके बदतरीन मुखालिफ समझे जाते थे। वो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है और मैं इनके साथ हूँ। और मौलाना फजलुर रहमान भी उन किरदारों में से एक किरदार थे
जो रजीम चेंज ऑपरेशन के हामी भी थे और उनके साथ भी खड़े थे, तो वो भी इसको नहीं बर्दाश्त कर सके। आपका एक कमिश्नर, एक पूरे डिवीज़न का कमिश्नर जो है वो कह चुका है कि वो खुद जो हुकूमती ओहदेदार है, जो हुकूमत के नीचे काम करता है, कुछ तो उसके दिल में आया होगा, वो कहाँ से आया, कैसे आया कि वो सामने आके वो कह रहा है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, मुझे फांसी दे दीजिए। एक आपका डिप्टी कमिश्नर भी यही कह चुका है, एक आपका इलेक्शन कमिश्नर भी मुल्क से जा चुका है, आपके एक और कमिश्नर को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आपने उसके हामियों के ऊपर कौन कौन से जुल्म होते हुए नहीं देखे इंजीनियर साहब, इसके बावजूद उसकी पार्टी भी खड़ी है, वो भी खड़ा है और उसके मुखालफीन भी अब उसके साथ आके खड़े हो रहे हैं। इसको मौजा कहते हैं। तो आपकी वो जो बात थी वली अल्लाह के हवाले से, उसका जवाब ये है कि वली अल्लाह बिल्कुल शोबदाबाज नहीं होते, वो जादूगर नहीं होते, वो एल्यूजनिस्ट नहीं होते, वो वली अल्लाह होते हैं, वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। और अल्लाह के दोस्त बनने के लिए वो मेहनत करते हैं, रियाजत करते हैं, इबादत करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को उस ज़ात की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक ढालते हैं, तब जाके वो वली अल्लाह कहलाते हैं। और जब वो वली अल्लाह बन जाते हैं तो उनके मौजे ये नहीं होते कि वो जहाज़ों को गिराते हैं, वो जंगें जीते हैं या बम कैच करते हैं। कुछ सादा लोगों की मोहब्बत समझ लीजिए, सादगी समझ लीजिए कि उनके नामों के साथ मुख्तलिफ मौजे कहानियाँ जोड़ देते हैं। आप उस बिना पे उन बुज़ुर्गों की तज़हीक करते हैं, ये गलत बात है। हत्ता कि आप अपने अलावा आलम इस्लाम में आपको कोई और नज़र नहीं आता। आप इब्न तैमिया हों, आप जो इमाम हैं सुन्नियों के वो हों, अहले तशी के इमाम हों, आप नहीं किसी को छोड़ते। आपको अपनी ज़ात की तशहीर के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और ये बात अवाम को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको नज़र आती है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगर आप अपने इस नेगेटिव काम के ऊपर लगे हुए हैं तो इसी का जो पॉजिटिव पहलू है हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, हम भी अपना काम करते रहेंगे पॉजिटिवली, ताकि आप और आपके जैसे जो लोग नौजवान नस्ल को नेगेटिविटी में और नफ़रत में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको रोका जा सके और उम्मत मुस्लिमा में मोहब्बत पैदा की जा सके। आपने उस सारी सोच को बिल्कुल इख्तलाफात के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है। आपकी हर वीडियो इख्तलाफी वीडियो है, आपकी वीडियो से कोई किसी ने नहीं सीखा, ना आप इल्मी किताबी हैं, आप झूठ बोलते हैं, वाबी आप हैं, इल्मी किताबी आपसे बड़े बड़े पढ़े हैं। और नाजरीन आपसे भी मेरा सवाल है, जाइए इंटरनेट खोलिए और पढ़ के देखिए कि क्या ये शख्स शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या इब्न अरबी से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या इवन इमाम इब्न तैमिया ये उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वो इतने बड़े आलिम हैं और ये उनको इस तरह तज़हीक अमेज़ लहजे में बात करता है, जबकि ये उनके इल्म के मुकाबले में इसका इल्म कहीं भी खड़ा नज़र नहीं आता। इवन कि हमारे अपने ज़माने के जो उलमा हैं उनके भी ये करीब तरीन नहीं है। जिस तरह ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दूसरे उलमा के बारे में बात करता है, मुझे अफसोस है कि वो आवाज़ें जो इसको रोकने के लिए उठनी चाहिए वो बहुत कम हैं। शायद उसकी वजह यह है कि हम अपने अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ हैं कि हमें ये अहम नहीं लगता। मैं चूँकि टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और इसको देखता हूँ, मुझे लगता है मैं बात करता हूँ, मैं बात करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि हम वो जो सिखाने वाला अमल है, वो जो दुरुस्त साइड है वो दिखाएं, ना कि हम इसके ऊपर तनकीद ही करते रहें। लेकिन फ़िलहाल इन जैसे लोगों को भी बताना ज़रूरी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी मनफी सोच से माहौल को वो ख़राब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात की समझ आएगी। जहाँ आपको लगे मैं गलत हूँ, मेरी तस्दीक कीजिएगा, मुझे गाइड कीजिएगा, लेकिन मैंने ये सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.